start with the new topic, that is industrial licensing. What is industrial licensing? Okay, so since if we'll talk about the industrial policies, we understand about so many policies of 1948, 1956, as well as the new industrial policy, which comes under the economics policy, that is in 1991, the LPG liberalization, privatization and globalization, right? So अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, उसकी नॉर्म्स और उसकी पॉलिसीज क्या क्या है. सो इन इंडिया जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस है, जो उसको रेगुलेट किया जाता है बाय IDRA, ठीक है, और IDRA और 1951 एक्ट. तो इसको लिख लीजिए. इन इंडिया कौन कौन से एक्ट हैं जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रेगुलेट करते हैं? कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखिए IDRA एक्ट 1950 जो है, दैट इज रेगुलेटिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कौन कौन रेगुलेट करता है. अच्छा, इसको प्रॉपरली मैं बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगी कि लाइसेंसेस का मतलब क्या होता है. बेसिकली लाइसेंस इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन which is put by the government that before starting some type of industries, it is not about the every industries, but before starting some type of industries which is hazardous for the other people, then in that situation the licenses is required. ठीक है. सो लाइसेंसिंग जो है एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, जो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते, और खासकर कुछ इंडस्ट्रीज जिसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है लाइसेंस का. सो लाइसेंसिंग जब पॉलिसीज आई थी तो बहुत सारी जगह पे लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया था. ठीक है, बहुत जगह पे लिबरलाइज हो गया था, बट कुछ अभी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है. ठीक है. सो इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग है, इट इज बेसिकली रेगुलेटेड अंडर द IDRA एक्ट 1951. सो व्हाट इज IDRA? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. क्लियर हो गया सबको? IDRA यहां तक क्लियर हो गया? So when the liberalization introduced, it means when the LPG introduced, liberalization, privatization and globalization, there are deregulation of so many industries, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आपके लाइसेंसिंग के सिस्टम को हटा दिया गया था. ठीक है, जो मैंने आपको अभी भी बताया. ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एग्जम्प्ट कर दिया गया, छूट दे दिया गया, एग्जम्पशन हो गया उनका कि दे डोंट नीड टू गेट द लाइसेंस बिफोर स्टार्टिंग द इंडस्ट्रीज. ठीक है, बट some industrial licenses are required to start some manufacturing industries. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एग्जांपल में आपके टोबैको इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो जो चीजें लोगों के पब्लिक के हेल्थ पे, सेफ्टी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग पे, वैसे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग पे लाइसेंस आज भी आपको लेना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू टेक द लाइसेंस. आगे बस सबको समझ में यहां तक क्लियर हो गया एवरीवन? ओके. So what I said earlier, that in India industrial licenses are regulated by IDRA Act and approved by, and आगे लिखिए, and are approved by SIA and approved by. और लाइसेंस को अप्रूव कौन करता है? एक तो रेगुलेट होता है IDRA के अंडर में, और इसको अप्रूव कौन करता है? SIA, Secretarial of Industrial Assistance. Secretarial of Industrial Assistance. Secretarial of Industrial Assistance. Secretarial of Industrial Assistance, SIA, on the recommendation of the licensing committee. यानी ध्यान दीजिएगा, it is regulated by IDRA and it is approved by SIA, Secretarial of Industrial Assistance. and इसके लिए भी पूरा रिकमेंडेशन, पूरा कमेटी जो आपके लाइसेंसिंग कमेटी है वो पूरा बैठती है, अप्रूव करती है, तब जाकर के आपको लाइसेंस मिलेगा. और इसको पूरा रेगुलेट कौन करता है? इस पूरे सिस्टम को लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने वाला, कंडीशंस वगैरह जो भी अप्लाई होता है, जो भी रेगुलेशन है, दैट कम्स अंडर द IDRA. क्लियर हो गया सबको पॉइंट एवरीवन? यस. ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं.
कि जो प्रोविजन है यानी जो IDRA एक्ट है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, लाइसेंस देता है कुछ इंडस्ट्रीज को। रिस्ट्रिक्शन एक तरीके का है, एक तरीके का रोक है ये, तभी तो बिना लाइसेंस के आप स्टार्ट नहीं कर सकते, एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जो ये जो आपका पूरा प्रोविजन है ये बेसिकली वैसे इंडस्ट्रीज के लिए है जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो बिना लाइसेंस के स्टार्ट हो सकते हैं उनके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। सो इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो इंडस्ट्रीज अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग विच आई टोल्ड यू, जैसे टोबैको कंपनी, केमिकल कंपनी, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अट्रैक्टिंग लोकेशन रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो लाइसेंसिंग है इट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एज वेल। अब इसमें यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्ट है ये दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। पहला कि जो भी कंपल्सरी लाइसेंस देना है जिन इंडस्ट्रीज को उनके लिए, और दूसरा जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश है और वो एक्सपैंड होना चाहते हैं और वो उस एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस को या फिर अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं जहां पर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी दे आर बेसिकली दिस रेगुलेशन, दिस एक्ट इज वर्किंग। ठीक है, यहां तक आई बात सबको समझ में? What is the meaning of licensing? It is a restriction or the permission which the industries need to take before starting the business. It is a kind of approval which is provided by the government. And which act is basically working for this? Which act is regulating the industrial licensing? That is IDRA Act 1951, and it is even work under SIA, Secretarial of Industrial Assistance, and they will approve any license after the recommendation of the licensing committee. ठीक है, and it is work for two things. The first one, that for the compulsory licensing it is working, and second one is that industrial undertaking attracting the location restriction, जो भी लोकेशन में restrictions हैं आपके जहां पर आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो और वहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर दैट एज वेल दिस regulation is working, for that licensing is working. Okay, so let's start with that. Next आगे पॉइंट आगे देखते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जिनको कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है लाइसेंसिंग की इंडिया में। So business planning to establish industries to produce any of the items in India must obtain compulsory license. तो ये पूरे पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। बिजनेसेस प्लानिंग, जिसमें आपको कोई भी इन सारे लिस्ट में से जो भी बिजनेस शुरू करना उसके लिए लाइसेंस चाहिए, और उस लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स हैं। सबसे पहले लिखिए टोबैको आइटम्स, फर्स्ट राइट टोबैको आइटम्स, फर्स्ट वन इज टोबैको आइटम्स, सेकेंड वन इज डिफेंस, एरोस्पेस एंड वॉरशिप्स, यानी कि जो भी आपके आर्म्स होंगे, ये सब जो चीजें होंगी, ठीक है, वो सब चीजों के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा किसका, लाइसेंस का। सो डिफेंस, एरोस्पेस एंड वॉरशिप, और खैर ये वाला जो सेक्टर है ये ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में ही आता है। ठीक है, डिफेंस, एरोस्पेस एंड वॉरशिप्स, मतलब जो लड़ाई वगैरह से रिलेटेड, वही मैंने बोला था, आर्म्स वगैरह, राइफल वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं, दैट कम्स अंडर दिस डिफेंस, एरोस्पेस एंड वॉरशिप्स। Now the next point is tobacco items हो गया, defense, aerospace and warships. Next लिखे hazardous chemical industries, in short hazardous chemicals, जैसे एसिड वगैरह की जो इंडस्ट्री मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो इनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। You cannot basically run the industry which is basically making acid. कोई भी केमिकल, हैजर्डस केमिकल जो पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है, ऐसे इंडस्ट्रीज को के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। Okay, now the next one is industrial explosives. ठीक है, industrial explosives यानी जो क्रैकर्स वगैरह आपके ये सब जो चीजें होंगी ना, जैसे आप लोगों को पता होगा पटाखे की जो इंडस्ट्री होती है, they also required license before starting the business, before establishing their industry, they need to get license, right? So industries which is subject to compulsory licensing, there are four items. First one is tobacco items, second one is defense, aerospace and warships,
third one is hazardous chemicals and fourth one is industrial explosive. अब ये इंडस्ट्रीज के लिए क्यों जरूरी है लाइसेंस लेना? तो खैर ये तो कॉमन, हम लोग अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दिस इज फॉर द पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंट सेफ्टी, मतलब पब्लिक की सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड कि इन सारे इंडस्ट्रीज को विदाउट लाइसेंस स्टार्ट ना किया जाए, ठीक है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? यस मैम। कौन कौन से इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कौन एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, क्यों लेना पड़ता है उसको, और 1991 के बाद मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया लाइसेंस सिस्टम से। लाइसेंस अब उनको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी एक अमेंडमेंट हुआ है, यही आपके आईडीआरए में, आईडीआरए अमेंडमेंट एक्ट आया है 2016 में। एक तो 1951 वाला जो है रेगुलेट कर रहा है, 2016 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब जिसमें बदलाव, चेंजेस, ठीक है। सो जो आईडीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2016 है उसने एक्सक्लूड कर दिया है, उसने एक्सक्लूड कर दिया यानी उसने बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया इन शॉर्ट, ठीक है। एक्सक्लूडेड द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फॉर द पोर्टेबल पर्पसेस डोमेस्टिक कंजप्शन, ठीक है। तो जो भी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए अगर आपका अल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको लाइसेंसिंग से बाहर कर दिया गया है आईडीआरए के अंडर, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2016 उसके अंडर में, ठीक है। फॉर पोर्टेबल पर्पस, फॉर पोर्टेबल पर्पस का मतलब दैट इज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, यानी जो डोमेस्टिक कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्शन हो रहा है अल्कोहल का विद इन द कंट्री, वैसे इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंसिंग से एक्सक्लूड कर दिया गया है आईडीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंडर में। समझ में आया सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है लोकेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर इंडस्ट्री इन इंडिया। अब यहाँ पर पहले तो हमने लाइसेंसिंग की बात कर ली, अब लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मतलब कौन कौन से लोकेशन पे इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना रिस्ट्रिक्ट है, तो अब उसके बारे में हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो अंडर दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन को देखते हुए, इंडस्ट्रीज लोकेटेड विद इन 25 किलोमीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ cities having a population of at least 1 million must obtain an industrial license from the federal government। यानी इन शॉर्ट कि अच्छा 1 मिलियन का मतलब कितना होता है माही? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माही, दीपा, हाँ। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगने का मतलब लाइसेंस लेना, ठीक है। और अगर आपको लाइसेंस मिलेगा तो आप स्टार्ट कीजिएगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले तो कुछ इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस बेसिस पे लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, जैसे टोबैको प्रोडक्शन कर रहे हैं तब लाइसेंसिंग। अब यहाँ एरिया के हिसाब से कुछ लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया गया है। इनका कहना, ये प्रोविजन कहता है, इस एक्ट के अंडर में जो प्रोविजन है, जो गाइडलाइन है, वो क्या कहता है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी सिटी पे लोकेटेड है, कोई जगह, कोई अर्बन एरिया में लोकेटेड है और उसके आसपास 25 किलोमीटर तक 10 लाख अगर लोग हैं, 10 लाख लोग वहां रिसाइड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर 1 मिलियन पीपल हैं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम अगर 10 लाख लोग वहां रह रहे हैं तो आपको वहां से इंडस्ट्रियल लाइसेंस अपने स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? यस मैम। लोकेशन रिस्ट्रिक्शन करा रही हूं मैं, लोकेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो इस प्रोविजन में अगर आपका इंडस्ट्री लोकेटेड है कोई सिटी में और आसपास 25 किलोमीटर तक में अगर 10 लाख लोग कम से कम रिसाइड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट से यू हैव टू टेक लाइसेंस बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस और बिफोर एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आया? अब ये लोकेशन रिस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से बेसिकली एरिया में ये अप्लाई नहीं होता है? इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स,
द लोकेशन रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, लेकिन कुछ केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन आपके इंडस्ट्रीज रिस्ट्रिक्शन को बेसिकली अप्लाई नहीं किया जाता है। तो वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं? इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटिंग। अगर कोई भी ऐसा आपका इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, और कोई भी इंडस्ट्री जो नॉन पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री के अंडर में क्लासिफाइड है, मेंशन्ड है इन शॉर्ट, तो वैसे इंडस्ट्रीज के लिए इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन उन पे अप्लाई नहीं होता है। वैसे इंडस्ट्रीज who are under the non-pollutant list, and for example they can be the electronics, computer software or printing, so they don't need to take license, there is no location restrictions on these type of industries. Clear ho gaya point everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is industries located in an area designated as an industrial area before July 25, 1991. So 25 जुलाई 1991 में तो हमें पता ही एलपीजी आया, तो 25 जुलाई 1991 से 1 के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बनाया गया, जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है, उस एरिया को डिफाइन करने से पहले ही अगर कोई इंडस्ट्रीज है तो ऐसे इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में? ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। यानी इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एन एरिया डेजिग्नेटेड एज एन इंडस्ट्रियल एरिया, यानी इंडस्ट्रियल एरिया उनको डेजिग्नेट करने से पहले, पोजीशन देने से पहले, 25 जुलाई 1991 से पहले जो भी इंडस्ट्रीज वहां होंगे उनको भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 25 जुलाई के बाद 1991 के बाद जितने भी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए हैं, they come under the restriction area, they need to take or approve or get the license before starting their industries. Clear हो गया ये point सबको? Everyone? Yes, ma'am. Okay. So removal of manufacturing curbs on the products previously reserved for the MSME. ठीक है, तो आपका जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है MSME, ठीक है, सो उसके अंडर में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्व किया गया है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट इन्हीं इंडस्ट्रीज को राइट है प्रोड्यूस करने का, ठीक है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। सो लार्ज इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, अर्लियर जो लार्ज इंडस्ट्रीज थे जो मैन्युफैक्चर करते थे आइटम्स that were exclusively reserved for the micro, small and medium enterprises also needed to obtain the industrial license. तो चलो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। जो MSME है आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इन्होंने क्या किया है कि क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है, अब जो लार्ज जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, उनका ऑब्वियसली उनके साथ छोटे प्रोड्यूसर्स को compete करना, मैन्युफैक्चरर को compete करना, इट इज वेरी इम्पॉसिबल, दे कैन नॉट एबल टू सस्टेन इन द एनवायरमेंट। सो फॉर प्रोटेक्शन, जो मैंने कल आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में भी एक पॉइंट बताया था, सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्मॉल मैन्युफैक्चरर, द MSME ने कुछ इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली सिर्फ राइट दिया है कि ये MSME के अंडर में जितने हैं इंडस्ट्रीज हैं, ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं, इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज को राइट नहीं दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी इंडस्ट्रीज जिसको राइट एक्सक्लूसिवली MSME के पास है, अगर उन आइटम में से कोई भी आइटम को प्रोडक्शन करना चाहते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज, तो ऐसे सिचुएशन में भी लार्ज इंडस्ट्रीज को आपका लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और MSME अभी 2007 वाला भी जो है 2006 वाला, 2006 में ये आया एक्ट और इम्प्लीमेंट हुआ है 2007 में। तो MSME से पहले इसका नाम था SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये बात वहीं से है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर में रिजर्व था और लार्ज इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करना चाहता था वैसे प्रोडक्ट को, तो उनको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी। और इसका प्रोविजन क्या था? वही प्रोविजन था एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द अनइक्वल कंपटीशन एंड फ्रॉम द विद द लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, बड़े जो प्रोड्यूसर्स थे, बेसिकली लार्ज प्रोड्यूसर्स या लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे, दे नीड टू गेट लाइसेंस बिफोर एस्टैब्लिशिंग और स्टार्टिंग सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज।
तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया है, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई पॉइंट में डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट व्हाटएवर वी डिस्कस? किसी को कुछ पूछना है इन पॉइंट में? इन सारे पॉइंट में नो मैम। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से, आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? बिकॉज सोल प्रोप्राइटर वाज वेरी स्मॉल टॉपिक. Who are sole proprietors? What are the features? What are the advantages and disadvantages of sole proprietorship? We already completed this topic. Today I am going to tell you about the types of the partnership firm and types of the partner. Okay, so what is the meaning of partnership? Who is going to tell me about it? Who is going to tell me about the partnership? Raise your hand. What is the meaning of partnership? Yes, Komal. When two or more people run the business, it's called partnership. Very good. Okay, Monica, the question is, is it required to be registered? Partnership को register करना compulsory है? Monica, yes or no? तो यस मैम, पार्टनरशिप को अगर हम लोग रजिस्टर करके खोलते हैं तो फिर वो ज्यादा हम लोग के लिए लीगल होता है और सेपरेट होता है। No, no, I am asking it is beneficial or not? यस मैम, इट इज बेनिफिशियल because there is an Okay. agreement made. Or it is compulsory to be partnership to be registered, partnership form to be registered? Yes मैम। No, it is not required to be. It is मतलब कोई compulsory नहीं है कि आपको register करना ही करना है, Monica. ठीक है? Okay, Anisha, the next question is that what kind of agreement facilities are provided? Written, oral, or both? Anisha? Yes, ma'am. Both type of agreement is provided, but it is said that written is more liable. Written is more liable. And what is the name of that agreement? Partnership agreement? Deed. Partnership deed. Partnership deed. Good. So I guess basic concept सबको clear है. Partnership basically जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई firm को start करते हैं, establish करते हैं, ठीक है, तो that firm is known as, that business type is known as partnership. Here आपकी जो liability होगी, आपका जो profit होगा, that will be distributed among the partners. ठीक है? अब पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन विच एवरी पार्टनर इज अग्री. मतलब ये कंसेंट है, एग्रीमेंट है जिसमें साइन सबका होगा, सारे पार्टनर्स का होगा, और उस सारे टर्म्स और कंडीशंस को सारे के सारे पार्टनर्स एक्सेप्ट करेंगे, सबका कंसेंट होगा, राइट? अब पार्टनरशिप डीड जो है दैट इज द रिटन एग्रीमेंट. तो यहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन होंगी? आपका नाम होगा पार्टनर्स का, उनका एड्रेस होगा, बिजनेस टाइप होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर मेंशन होगा, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग दैट द पार्टनरशिप. अच्छा, ये एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया. पार्टनरशिप को रेगुलेट करने का एक्ट का नाम मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड. Under which act it is regulated? Partnership. Partnership is regulated under which act? Yes, Anku. Ma'am, 1932. Yes, Mahi. From the Indian Parliament Act 1932. Indian Parliament Act. Indian Partnership Act. No, the Partnership Act 1932. हाँ, good. चलो, दोनों अंकु एंड माही दोनों सही था. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नॉट पार्लियामेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? तो 1932 में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया है दैट इज बेसिकली रेगुलेटिंग द पार्टनरशिप, ठीक है, इन इंडिया. एंड अभी कुछ चेंजेस जो हैं वो पार्टनरशिप में हुआ है, वो भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, ठीक है? लेकिन अगर पार्टनरशिप के लिए कोई सोल प्रोविजन बनाता है तो दैट इज अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वी आर बेसिकली गेटिंग द गाइडलाइंस फॉर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? सो 1932 के हिसाब से एक क्वेश्चन और आया मेरे माइंड में, चलिए मैं पूछती हूँ.
कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्टनरशिप, हाउ मेनी नंबर्स क्या है मैक्सिमम नंबर बैंकिंग में एंड नॉन बैंकिंग में, दोनों में मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड. यस मोनिका. Ma'am, in the banking system, there are minimum number is 2 and maximum number is 50. In banking, Private sector. no, I'm not asking about the private sector. The private companies जो होंगी उसमें तो आपका लिमिट जो है वो 200 कर दिया गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. Yes. Earlier it was 50, but I am talking about the partnership firm. So yes, Anisha. Yes, ma'am. Minimum number is 2 and maximum is 20. 20 In banking, in banking. And what about non-banking? 100, ma'am. See, I am just going to tell you that according to the Partnership Act 1932, which I already gave this question in examination, and answer होगा banking में आपके 10 होता है maximum और non banking में आपका 20 होता है according to Indian Partnership Act 1932. क्वेश्चन में अगर आपका 1932 मेंशन नहीं भी है तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. एंड इफ द एक्ट इज मेंशन लाइक व्हाट आर द नंबर ऑफ पार्टनर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इन दैट सिचुएशन द नंबर इज चेंज एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इज 100. ठीक है, तो कभी भी पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आएगा सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932. आ गई बात समझ में? बैंकिंग में मैक्सिमम नंबर 10, नॉन बैंकिंग में 20, मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड 2. क्लियर हो गई बात? रिक्वायर्ड 2. क्लियर? ओके. सो व्हाट आर द, यस मोनिका. Ma'am, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है दे आर बेसिकली रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं कंपनीज के लिए. तो अगर ये कंपनी के अंडर में रजिस्टर्ड है, ध्यान देने वाली बात है, if it is registered under the Companies Act, then they are going to follow every rule and regulation according to the company. जैसे मान लीजिए अगर कंपनी प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड हो गया आपका, ऐसे ऐसे इट इज लिमिटेड, इट इज पब्लिक लिमिटेड, राइट. अगर आपका पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी में जैसे आपका 2 पर्सन मिनिमम हो सकता है, 1 पर्सन, आजकल तो ओपीसी भी है, 1 पर्सन कंपनी भी है, तो अगर आपका 2 भी हो सकता है और मैक्सिमम 200 हो गया प्राइवेट के लिए. लेकिन पब्लिक के लिए वही है, मिनिमम जो है वो आपका 7 और मैक्सिमम का यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है. ठीक है, तो आपका जो फर्म, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने उसको किसके अंडर में रजिस्टर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे उसको रजिस्टर किया है, पार्टनरशिप फर्म आप रन कर रहे हो, इट इज नॉट अ कंपनी, सो यू हैव टू फुलफिल ऑल द नॉर्म्स व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर होगी बात मोनिका? yes, ma'am. Thank you. हाँ, अगर वो कंपनी के अंडर में अगर हमने रजिस्टर कर दिया अगर कोई बैंक को, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप कंपनी के हिसाब से अपने नॉर्म्स को फुलफिल करोगे. जैसे मैक्सिमम 200 है प्राइवेट लिमिटेड में, तो मैक्सिमम 200 ही लोग आपकी कंपनी में काम करेंगे. ठीक है, मैक्सिमम 200 पीपल विल बी देयर. ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है और बैंकिंग बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, यानी कि इफ यू वांट टू रन अ पार्टनरशिप फर्म एंड बैंकिंग बिजनेस, देन वहां पर लिमिट लग जाएगा, दैट इज 10 मैक्सिमम. आ गई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. कितने लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप याद है? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू? यस अंकु. मैम 5 होता है. हाँ बताओ. लिमिटेड पार्टनरशिप, वेरी लिमिटेड गुड. पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, हम्म पार्टिकुलर पार्टनरशिप, हम्म जनरल पार्टनरशिप. ओके गुड. इसमें से कोई भी एक इलैबोरेट करो. मैम लिमिटेड पार्टनरशिप बताओ. मैम लिमिटेड पार्टनरशिप केवल लिमिटेड पार्टनरशिप केवल लिमिट शेयर और इन्वेस्ट के लिए केवल होते हैं. अच्छा, ओके गुड. नेक्स्ट अनीशा. वेरी गुड अंकु. Yes, ma'am. Ma'am, Partnership Act will, if there is a clause for expiration date or the purpose of the business is written, then is not written, then it is a Partnership Act will. But if it is written, then it is particular partnership. And after the expiration date, also if business is running, then it comes under
particular partnership. Very good. Next, Mahi. Yes, ma'am. Types of partnership are general partnership, limited Hmm. liability partnership, limited Hmm. partnership, partnership at will, Hmm. and ma'am, particular partnership. Hmm. And ma'am, Okay. general partnership, ma'am, in this type of partnership, the partnership has right to take all the decisions. गुड. चलिए, आई गेस सारे पॉइंट्स थोड़े बहुत तो आप लोग को लर्न हो गए होंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन इंडिया, तो फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप. तो जनरल पार्टनरशिप कैसा होता है? देखो, जनरल पार्टनरशिप में ईच पार्टनर्स हैज राइट टू टेक डिसीजन. जितने भी पार्टनर्स हैं सबके पास डिसीजन लेने का राइट है अबाउट द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. यानी कि जो भी काम चल रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है फर्म में, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का राइट हर एक पार्टनर के पास है. ठीक है. उसके अलावा ऐसे जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसका मतलब है in the situation if your firm will be in loss, your personal property and personal things can be utilized to fulfill that loss. यानी आपके उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है बैंक से 10 लाख का और आपके पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए वसूलने के लिए दे कैन टेक योर पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो जो जनरल पार्टनरशिप होगा, यहाँ पर हर पार्टनर्स के पास राइट है, वर्किंग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन लेंगे. इनकी लायबिलिटी जो होगी दैट इज अनलिमिटेड. ठीक है. अगर कोई भी लॉस इनकर होगा तो किसी भी पार्टनर का, अगर किसी भी तरीके से एक भी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है उस लॉस के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में पर्सनल एसेट जो है बाकी पार्टनर्स का भी यूटिलाइज हो जाएगा उस लॉस को फुलफिल करने के लिए. उस डेप्ट को क्रेडिटर के क्लेम पर वो पैसे वसूलने के लिए देयर प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड. सो दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो जनरल पार्टनरशिप में यही सिचुएशन होगा आपका. तो जनरल पार्टनरशिप सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, व्हाट इज द सिचुएशन इन द जनरल पार्टनरशिप? द नॉर्मल पार्टनरशिप चलेगा, आपका डिसीजन का राइट सबके पास होगा, वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन लेंगे, लेकिन जो उनका लायबिलिटी होगा दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो जनरल पार्टनरशिप इज क्लियर? जनरल पार्टनरशिप इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay, next one is partnership at will. Partnership at will. So usually when partnership is created, it is upon the partners to decide till when they want the partnership to exist. In short, अगर आप कोई partnership firm को establish करते हैं, start करते हैं, तो ऐसे situation में partners decide करते हैं कि उनका business कब तक चल सकता है. Hence, whenever the partnership is created without a specific time limit of its closure, it's termed as the partnership at will. When the आपका कोई ईयर स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि आपका ये पार्टनरशिप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए है. If the date is not mentioned, so in that situation it is partnership at will. When the date is not specified कि आपका पार्टनरशिप का क्लोजर कौन से डेट को होगा, कब तक चलेगा, कब तक एग्जिस्ट करेगा, when it is not mentioned. ठीक है. So hence, जब ये याद रखिएगा, partnership is created without a specific time of its closure, it is known as partnership at will. ठीक है. So the dissolution अगर पार्टनरशिप का होता है is the matter of mutual consideration. अगर इनको डिसॉल्व करना होगा पार्टनरशिप फॉर्म को, तो म्यूचुअली अपनी कंसेंट से, सब लोगों के रजामंदी से they will dissolve the partnership firm. ठीक है. बट इट इज नॉट प्री डिसाइडेड. मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के स्टैब्लिश होने के टाइम पे ही ये चीज स्पेसिफाई कर देना कि 2 इयर्स के बाद हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम क्लोज कर देंगे, ऐसा कुछ भी इस टाइप के पार्टनरशिप में मेंशन नहीं होता है. लेकिन डिसोल्यूशन पॉसिबल है. डिसोल्यूशन आप कर सकते हो जब सब सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा इन दैट सिचुएशन. तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल. क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अच्छा, पार्टनरशिप एट विल में वही सेम सिचुएशन होगा जनरल पार्टनरशिप की तरह. आपका लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा आपका.
आप डिसीजन में वैसे ही पार्टिसिपेट करोगे, तो वी कैन से दैट द पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप कम्स अंडर द जनरल पार्टनरशिप, अगर हम एक नॉर्मल टर्म में इसको देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब जो इस टाइप के पार्टनरशिप होते हैं, इट इज बेसिकली क्रिएटेड विद द एम टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक अंडरटेकिंग, ठीक है। यानी कि कोई स्पेसिफिक अंडरटेकिंग है, कुछ सालों के लिए दे वांट टू बेसिकली स्टार्ट द बिजनेस और एस्टैब्लिश द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जब कोई पार्टनरशिप क्रिएट होता है कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कुछ पार्टनरशिप फर्म जो है वो काम करता है स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, सो दैट इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दैट द मेन एम इज। अब इसमें क्या सिचुएशन, क्या एम होता है, कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म जो है, कई बार दो कंपनीज भी पार्टनरशिप के अंडर में काम करती है, ज्वाइंट अलायंस में, मतलब ज्वाइंट वेंचर की तरह काम करना शुरू कर देती है। वैसे यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आप टेम्पररी पार्टनर्स बनते हो, ठीक है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव इस टाइप के पार्टनरशिप का क्या होता है, टू बेसिकली अचीव और द एक्ट विच इज फॉर विच पार्टनरशिप आर क्रिएटेड, ठीक है। यानी कि वो फुलफिल करना वो ऑब्जेक्टिव, मतलब वो अचीव करना वो ऑब्जेक्टिव और फुलफिल करना अपनी ड्यूटीज को, ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपने जो भी चीज डिसाइड किया है कि मुझे ये 2 साल में इतना काम कर लेना, वो काम आपका कंप्लीट हो जाए, आपका वो गोल अचीव हो जाए। So that is basically for the temporary basis and that is known as particular partnership. However, कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टनर्स चाहे तो वो रन भी कर सकते हैं इस पार्टनरशिप फर्म को, जरूरी नहीं है कि अगर 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और 2 ही साल तक के लिए पार्टनर्स हैं तो 2 साल में के बाद ये डिसॉल्व कर देंगे। कई बार होता है क्या कि अगर उनका जो काम है वो कंप्लीट नहीं होता विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड, तो दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद दैट पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन 2 साल में होना था, लेकिन 2 साल में ना होकर के इट इज टेकिंग टाइम, मतलब उसके लिए भी 1 साल की और रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में वो पार्टनरशिप फर्म जो होगा दैट विल रन फॉर मोर 1 ईयर। आगे बात समझ में सबको क्लियर हो गया? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So next one is limited liability partnership. At its name is even suggesting that a limited partnership जो होगा, limited partnership में जनरल पार्टनरशिप जो आपका है वो तो क्लियर हो ही गया, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। यहाँ पर लाइबिलिटी जो हर एक पार्टनर का है, याद रखिएगा, हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो एग्रीड होगी अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी सिचुएशन में फर्म के डेप्ट में यूटिलाइज नहीं होगा। इट मींस योर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट लाइबल फॉर बेसिकली फुलफिलिंग द डेप्ट और लॉसेस, राइट। सो यहाँ पर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है दैट इज नाउ रजिस्टर्ड अंडर द LLP एक्ट 2008, ठीक है, नॉट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ये जो LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अगर आप इस टाइप के फर्म को पार्टनरशिप फर्म को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, so you just need to get registered from LLP Act 2008, not Partnership Act 1932. तो 1932 पे इस पे अप्लाई नहीं होगा LLP पे, LLP पे आपका 2008 वाला एक्ट अप्लाई होगा। आगे बात समझ में सबको? LLP में क्या सिचुएशन है, हर एक पार्टनर का जो लॉस जो भी होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड, एज वेल एज आपका लॉस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. So in today's class what we did, let me sum up, एक बार एक खत्म करते हैं इसको, अब एक एक करके। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है IDRA एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग इसको रेगुलेट किया जाता है, जो SIA के अंडर में आता है। रिकमेंडेशन कमिटी है आपका लाइसेंसिंग के लिए, या लाइसेंसिंग कमिटी है जो रिकमेंडेशन देती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देना है, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन 2 तरीके से लगाया गया है। पहला ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया, जैसे टोबैको हो गया, आर्म्स हो गया, एरोस्पेस
आपका हैजिटस केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया और आपके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स हो गए। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। 1991 में एलपीजी आया, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एग्जम्प्ट कर दिया गया लाइसेंसिंग से, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट फिर भी आज भी इन प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए, इन आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका आईडीआरए अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में। मैंने बताया था एक और अमेंडमेंट हुआ है, दैट कम्स अंडर द 2016, जिसके अंडर में अगर आपका जो अल्कोहल प्रोडक्शन है दैट इज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, तो इसको भी आपका लाइसेंसिंग के सेक्टर से हटा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉर द रिस्ट्रिक्शन फॉर द लोकेशन। अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हो और वो इंडस्ट्री जो है आपके रिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रियल एरियाज में आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान दीजिएगा, और उस एरिया के आसपास अगर मतलब कोई भी एरिया जहां पर आपको स्टार्ट करना इंडस्ट्री और उस 25 किलोमीटर तक में अगर 10 लाख लोग रिसाइड कर रहे हैं कम से कम, तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अंडर द लोकेशन रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट में आपका क्या आएगा, दैट इज कि अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में, और जो रिस्ट्रिक्टेड है। और 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया स्पेसिफाइड है, डिजिग्नेटेड है, उससे पहले जो भी वहां इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश थे उनको जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की, लेकिन 1991 के बाद जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। उसके बाद जो नॉन पॉल्यूटेंट्स हैं आपके, जैसे कि आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल लोकेशन रिस्ट्रिक्शन में के अंडर में लाइसेंसिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? उसके बाद वी डिड पार्टनरशिप, एंड आई गेस पार्टनरशिप तो क्लियर हो गया होगा। जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर? ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? कोई भी डाउट है किसी को भी? No, ma'am. अच्छा, एनवायरमेंट एज वेल। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट